Hey guys, this is Nilanjana and welcome to my YouTube channel Lexis Academia। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है। हमको इक्वलिटी के बारे में और कहाँ वी कैन नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी ऑल गॉट अ रफ आइडिया दैट आर्टिकल 14 स्पीक्स अबाउट इक्वलिटी। तो नॉट ओनली आर्टिकल 14 बट preamble also speaks about the concept of equality। तो what आर्टिकल 14 बेसिकली स्टेट्स इज़ दैट जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है, एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो मैं आप जैसे कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। तो जो मेन मकसद है आर्टिकल 14 का is to treat every citizens equally। Article 14 ensures the same to all citizens. To treat all citizens equally is the basic concept of liberalism, and Article 14 ensures the same to all citizens. The liberty of any person is directly connected to the equality he or she is getting in a society। मतलब कि आर्टिकल 14 जैसे मैंने बोला है कि इसका सोल पर्पस यही है कि वो सारा जितना भी सिटीजन्स हैं सारे को इक्वली ट्रीट करें, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो इक्वलिटी के बारे में डाइसी ने 3 प्रिंसिपल्स दिया था। एक है नो आर्बिट्ररीनेस, सेकेंड है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब कोई लिटिगेशन या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके वजह से हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ा, ठीक है। वो ऐसे मतलब वी हैव ड्राफ्टेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ना कि क्योंकि उसको मतलब वी हैव टू, मतलब वो हम लोग के ऊपर एक प्रेशर था या फिर कुछ ऐसा नेसेसिटी था जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ा। तो आर्टिकल 14(1) यही बोलता है कि जो कोई इंसान कैनॉट बी ट्रीटेड जस्ट ऑन द बेसिस कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ caste, creed, race, place of birth, gender, whatsoever। Equality before law basically means that all persons should be treated equally no matter whether they are poor, rich, male, female, upper caste, lower caste, etc. This means that the state cannot provide any special privileges to anyone in the country। This is also known as legal equality। मतलब कि अगर कोई इंसान A है, ठीक है, और एक B है, A लड़का है, B लड़की है, तो just on the basis of this no A and B cannot be discriminated। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द रूल ऑफ लॉ, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि डाइसी ने 3 रूल दिया था, 3 प्रिंसिपल्स दिया था। एक है नो आर्बिट्रेरीनेस, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। कीपिंग दिस 3 पॉइंट्स इन माइंड हम लोग का आर्टिकल 14(1) को ड्राफ्ट किया गया है। इन द आइज ऑफ लॉ ऑल पर्सन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया should be treated equally। Equality before law basically means that all persons should be treated equally no matter whether they are poor or rich, male or female, upper caste or lower caste। This state cannot provide any special privileges to anyone in the country। मतलब कि मान लीजिए प्रेसिडेंट है और एक आम आदमी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा लॉ के आगे, ठीक है। Both president and this आम आदमी will be treated equally। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 14(2) क्या बोलता है। आर्टिकल 14(2) यही बोलता है कि हर एक इंसान विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। मतलब कि एक इंसान, ठीक है, मान लीजिए A है और B है, तो A is very rich, not very rich, मतलब he can afford a square meal, इतना rich है। B जो है he cannot even afford a square meal। तो अगर हम B के लिए कोई एक ऐसा लॉ बनाए जिससे उसको मतलब बेनिफिट हो, उसको फ़ायदा हो, he can afford the basic necessities of life, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है A के अगेंस्ट? नहीं ना,
क्योंकि ए को सब कुछ मिल रहा है, ही कैन अफोर्ड एवरीथिंग ऑन हिज ओन, तो जो बी नहीं कर सकता। तो हमने जो मान लीजिए हमने बेसिक एक राशन का लॉ बनाया कि रोटी और कपड़ा, ये दो चीज़ हम बी को मुफ्त में दे रहे हैं जो कि ए को नहीं मिलेगा। बी जैसे जितने भी लोग हैं उन लोग को फ्री में रोटी और कपड़ा मिलेगा। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है ए के अगेंस्ट? नहीं ना, क्योंकि ए को सब कुछ मिल रहा है, रोटी भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो बी को नहीं मिल रहा है। तो दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टेट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि बी जैसे लोग, ठीक है, उसको फ़ायदा हो। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं ना, ये तो इक्वलिटी दे रहा है ना उसको। तो वही बोला है आर्टिकल 14(2) में। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था ए और बी का, ठीक है, हम इन दोनों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है? नहीं ना, इट इज़ जस्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब यही होता है इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन, मतलब हमने जो डिफरेंस किया है इन दोनों के बीच वो रैशनल है, ठीक है। और ये जो हमने जो क्लासिफिकेशन किया है इन दोनों के बीच, इसका मकसद क्या है? बी जो है, बी को बेसिक नेसेसिटीज मिले, ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, क्या वो ऑब्जेक्ट के साथ मिल रहा है ना। there is a relation between the differentiation and the object of the classification। तो यही बोलता है reasonable classification। I hope you are clear with this। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। The test of classification states that the classification must be based on intelligible differentia which distinguishes persons or things left out from the group। मतलब ए जो है, ठीक है, उसको सब कुछ मिल रहा है, ए जैसे जितने भी लोग हैं उसको, उन लोग को रोटी कपड़ा सब कुछ मिल रहा है, दे आर एन्जॉइंग द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। लेकिन बी जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये तो दे आर द लेफ्ट आउट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है। ही इज़ एन्जॉइंग, वेयर इज ए इज़ एन्जॉइंग everything in his life, be it the basic necessities, be it anything। तो ये जो लेफ्ट आउट सेक्शन है उनके लिए अगर हमने लॉ बनाया है तो दिस इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। This also comes under the scope of equality। तो ये जो केस है, ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैज़ फर्स्ट इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस FN बलसाड़ा। लेकिन EP रयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये जो दो टेस्ट हैं, ठीक है, ये टेस्ट पुराना हो चुका है, ठीक है। ले उसके साथ साथ एक और चीज़ भी चाहिए, वो है रीजनेबलनेस। मतलब रीज़न होना चाहिए कि हम इस क्लासिफिकेशन को क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा हो कि हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसका मतलब बेसलेस हो, ठीक है, और ऐसा रीज़न है जो कि एक्चुअली में ए को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अय्यर एंड जस्टिस भगवती, उन्होंने क्या बोला है कि इक्वलिटी जो है वो एक डायनामिक कंसेप्ट है, और हम इक्वलिटी को एक किसी डॉक्ट्रिन में हम इसको लिमिट नहीं कर सकते। इक्वलिटी इज़ अ डायनामिक concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined and confined within traditional and doctrinal limits. The same was held in Maneka Gandhi versus Union of India. तो हम लोग का आज का लास्ट केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्ज़ा. इसमें बोला गया है कि अगर कोई एयर होस्टेस 35 इयर्स का एज हो जाती है, ठीक है, या फिर उनकी शादी हो जाती है या फिर वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उन लोग को सर्विस से निकाल दिया जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो बेसिस है, ठीक है, उन लोग को टर्मिनेट करने के लिए वो
वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। दिस वायलेट्स द आर्टिकल 14 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। लेकिन रेगुलेशन 47 में एक और उसका रूल है कि ये जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके पास ये पावर रहता है कि जो लोग 47 ईयर्स के हो जाते हैं एयर होस्टेस, तो उनको तब रिटायर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एयर होस्टेस फिट रहती है, ठीक है, मेडिकली फिट रहती है, तो उनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। एंड ये बिल्कुल वायलेट नहीं करता विद आर्टिकल 14। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ आर्टिकल 14। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू।